नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान 10 बजे में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही विपक्ष पर तीखे हमले किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 दिन तक चली डिबेट के बाद आज सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में इस संकट में सरकार ने जनता तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर सरकार ने कोरोना में बेहतर प्रबंधन किया, जिसकी देश विदेश में चर्चा रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि किस तरह सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दे बिजली, पानी और सड़क के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी उनके लिए किस तरह की योजना रखी जानी है। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष हर बात पर राजनीति करता है और विभिन्न मुद्दों को सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए उठाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वादे के मुताबिक इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली और सभी विधायकों से कहा कि वो सदन की कार्रवाई में नियमित रूप से हिस्सा ले और जनता के मुद्दे प्रमुखता से उठाए। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रहे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाने के अलावा कई सामाजिक संगठनों के सेंटर्स का दौरा किया और आवश्यक फीडबैक लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जब से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का दायित्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने संभाला है, तब से वे खाली नहीं बैठे हैं। चाहे अलवर का दौरा हो, चाहे बीकानेर का दौरा हो और चाहे कुछ मामलों में हाथों पर संज्ञान लेने की बात हो। अब जोधपुर में जिस तरीके से उन्होंने पहले बाल बसेरा और उसके बाद में नेत्रहीन विकास संस्थान के कार्यालय जाकर बच्चों से बातचीत की, प्रतापनगर और देवनगर थाने का औचक निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं देखकर काफी खुश हुए। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जानकारी भी ली और उन्हें तय समय पर पेश करने संबंधी जानकारी भी ली। वहीं दूसरी ओर वे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के साथ मानवाधिकार संबंधी शिकायतों के निस्तारण को लेकर आवश्यक फीडबैक लिया। तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान इस अवसर पर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और राजेश मीणा भी मौजूद रहे। उसके बाद जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास आंगनबाड़ी स्थित अंध विद्यालय पहुंचे, वहां पर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संतोष व्यक्त किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की सक्रियता के चलते काफी कुछ सुधार होने की संभावना है। साथ ही लंबित पड़े मामले जो हैं उनका जो वो भी तय समय पर निस्तारित किए जाएंगे, जिससे कि जो लोग एक उम्मीद के साथ में शिकायत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनको सुकून के साथ साथ न्याय भी मिल सके। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भवर एस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारतीय तकनीक के आधार पर बन रहा देश का नया संसद भवन न सिर्फ स्वदेशी को प्रतिष्ठापित करेगा बल्कि साथ ही आत्मनिर्भर भारत की भी पूरी दुनिया में एक बेहतरीन तस्वीर पेश करेगा। गृहनगरी कोटा के अपने 5 दिवसीय प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बिरला ने इस दौरान कोटा और पूरे हाड़ौती अंचल में पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए काम करने के भी संकेत दिए और कहा कि कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को विकसित करने के साथ ही साथ हम इस बात की संभावना भी तलाश कर रहे हैं कि बूंदी के रामगढ़ अभयारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए। इससे पहले कोटा प्रवास के दौरान आज बिरला ने लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में आम लोगों से भी मुलाकात की और जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस दौरान कई संस्थाएं और संगठन भी खासतौर पर बिरला से इस बात के लिए मिलकर के धन्यवाद करने पहुंचे कि लोकसभा स्पीकर की कोशिशों से कोटा में नए एयरपोर्ट की राह अब बनती दिख रही है। इस दौरान बिरला ने भी खासकर इस बात पर संतोष और खुशी का इजहार किया है कि कोटा में नए एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में निर्णायक सहमति बनती दिख रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी कोटा में नए एयरपोर्ट का काम भी अब शुरू हो जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण राघव बता रहे हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर।
कोरोना के दौरान शिक्षा विभाग ने प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए आओ घर से सीखे अभियान चलाया था। अब कोरोना समाप्त होने के साथ साथ स्कूल्स खुल गए हैं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ये फोकस कर रहा है कि बैक टू स्कूल को लेकर कैंपेन चलाया जाए। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी कहते हैं कि उस दौरान ई कक्षाओं के जरिए डिजिटल कंटेंट के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचा गया था। करीब 5000 वीडियो अपलोड किए गए थे। अब उसका उपयोग ये होगा कि अब अगर शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जिन स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेज हैं वहाँ उनका उपयोग कम से कम 2 बार सप्ताह में ज़रूर हो। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि राजस्थान में बालिका शिक्षा को लेकर चुनौतियाँ रहती हैं। हालांकि पिछली बार आंकड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन जिन बालिकाओं ने कोरोना के चलते स्कूल छोड़ा है उनको वापस स्कूल से जोड़ने के लिए जो शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं वो घर घर जाकर अभियान चलाएंगे। निदेशक का कहना था कि लर्निंग पर फोकस है। कोरोना के चलते जो थोड़ा बहुत शिक्षण बाधित हुआ है उसका गैप भी फिल किया जाएगा। इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि वर्कबुक पर काम हो। साथ ही साथ विभाग में पदोन्नतियों के सवाल पर शिक्षा निदेशक का कहना था कि डीओ की पदोन्नति को लेकर फाइल अनुशंसा के साथ भेजी गई है। उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से प्रदेश भर के शिक्षकों से अपील की कि जो शिक्षण बाधित हुआ है उसका कोर्स समय पर पूरा हो जाए, ये शिक्षक सुनिश्चित करें। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी जियाउद्दीन खान। टोंक जिले में चल रहे अवैध बजरी खनन व परिवहन का कारोबार अब आम जन के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आए दिन बजरी से भरे वाहनों से हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इन बजरी के वाहनों पर और अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने में नाकाम है। बीती देर रात्रि को भी देवली भाची गांव के अंदर बजरी भरने जा रहा एक डंपर अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। गनीमत ये रही कि घर के अंदर मौजूद लोग उस हादसे का शिकार नहीं हुए। वहीं डंपर में सवार एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने देवली भाची गांव के अंदर रोड के ऊपर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन व बरौनी थाना पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से बनास नदी क्षेत्र के अंदर अवैध बजरी खनन का कारोबार चल रहा है और साथ ही सैकड़ों ट्रक बजरी भरकर जयपुर की ओर जाते हैं और गांव से तेज रफ्तार से निकलते हैं। इस दौरान आए दिन हादसे होते रहते हैं। बीती रात्रि को भी एक डंपर बनास नदी में बजरी भरने जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। घर के अंदर सो रहे लोगों के ऊपर मलबा गिरा। मौके के ऊपर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए लोगों को बाहर निकाला। वहीं डंपर का चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। ये पहला मामला नहीं जब बजरी से भरे अवैध वाहनों से हादसे हुए हों। पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, कई जिंदगियां अकाल मौत का ग्रास बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी टोंक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बजरी खनन को रोकने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते अब लोगों का गुस्सा सड़कों पे नजर आ रहा है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम के पास दिन दहाड़े फायरिंग की घटना के बाद दहशत का माहौल। घटना की जानकारी पर पहुंची सेबर थाना पुलिस को मिला 315 बोर का खाली कारतूस। फायरिंग की घटना की जानकारी के बाद सेबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक फायरिंग करने वाले अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस की घटनास्थल पर जांच के दौरान एक खाली कारतूस मिला है। सेबर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इतनी बड़ी घटना के बाद कोई भी तरह की रिपोर्ट थाने में नहीं दी गई है। वहीं सेबर थाना पुलिस के द्वारा अज्ञात के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। भरतपुर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद अभी तक पुलिस यह तय नहीं कर पाई है कि कौन बदमाश थे, किन बदमाशों ने किस पर फायरिंग की थी और बदमाशों का क्या उद्देश्य था। और उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एकलिंगगढ़ सैन्य छावनी में तैनात एक लिपिक को 5000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया ट्रैप। आरोपी लिपिक ने एक परिवादी से उसके पेंशन प्रकरण की स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत की ये राशि मांगी थी। दरअसल राकेश कुमार ने एक परिवादी से 11सी बाई नाम की महिला के पेंशन प्रकरण को स्वीकृत करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिस पर पीड़िता की ओर से मुकेश कुमार ने एसीबी टीम को एसीबी कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत के सत्यापन के बाद आज एसीबी की टीम ने आरोपी राकेश कुमार को 5000 की रिश्वत राशि लेते ट्रैप कर लिया। फिलहाल एसीबी स्पेशल यूनिट की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसके घर पर हाउस सर्च भी किया गया है और अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।